अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कदाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर 4 अरब रुपए पे एक बिल्डिंग खरीद ली है। ये इस चीज की तरफ इशारा है कि अब आहिस्ता आहिस्ता पीसीबी ने काम शुरू कर दिया है स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन को लेके चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। कदाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर एक बहुत ही लंबी बिल्डिंग हुआ करती थी, जो कि पहले फ्लैट थी, लेकिन अब इसको कन्वर्ट किया जाएगा हॉस्टल में प्लेयर्स के लिए। चूंकि आपको पता है कि लाहौर तो फिर लाहौर है, आप एनी टाइम बाहर जाएंगे तो रोड्स आपको ब्लॉक नजर आएंगे, काफी रश होता है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी खदशात का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए पीसीबी चेयरमैन ने डिसीजन लिया कि क्यों ना इस फ्लैट नुमा बिल्डिंग को हॉस्टल में तब्दील कर दिया जाए और प्लेयर्स को यहां पे ही हॉस्टलाइज कर दिया जाए। जितने भी हमारे टीमें होंगी वो यहां पे आके अपना स्टे करेंगी। चूंकि बहुत ही बड़ी बिल्डिंग है ये, इसकी बात पहले भी चल रही थी पीसीबी वालों की इनके मालिकान के साथ, लेकिन कोई डॉक्यूमेंटेशन का इशू चल रहा था। तो फाइनली अब 4 अरब की पेमेंट कर दी है पीसीबी ने और वो बिल्डिंग अपने नाम कर ली है। इस पर अभी तामीराती काम शुरू होगा और इन फ्लैट्स को कन्वर्ट किया जाएगा हॉस्टल में। यहाँ पे प्रॉपर रूम्स बनाएंगे जो फॉरेन प्लेयर्स हैं इनके लिए, ताकि मैक्सिमम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए इनके लिए। स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन पीसीबी के लिए अलग काम है, लेकिन साथ साथ जो सिक्योरिटी मेंटेन करना होता है इसको देखना होता है। अभी जो आईसीसी ने दौरा किया था, शायद उन्होंने नोट डाउन किया होगा कि बाहर जो हॉस्टल्स वगैरह हैं इनकी तरफ भी थोड़ा सा देखा जाए। इस बिल्डिंग को खरीदने का मकसद ये है कि जो प्लेयर्स की आमदो रफ्त होगी स्टेडियम से हॉस्टल एंड हॉस्टल से स्टेडियम, वो काफी आसान हो जाएगा, यानी रश से बचा जा सकेगा, रास्तों में कोई ब्लॉकेज वगैरह नहीं होगी गाड़ियों की। तो इस वजह से इस बिल्डिंग को खरीदा है, जो कि बहुत ही पास है स्टेडियम के। तो स्पेशली प्लेयर्स के लिए इस बिल्डिंग को अभी कन्वर्ट किया जाएगा हॉस्टल में। सिमिलरली दूसरे जानिब पे नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर भी इसी तरह से करीब एक लंबी बिल्डिंग है, जिसको अभी खरीदने के लिए पीसीबी उस पर गौर कर रहा है। तो अब पीसीबी ने नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर वाली बिल्डिंग को भी खरीदने का प्लान किया है कि उसको भी फ्लैट से हॉस्टल में कन्वर्ट किया जाए, ताकि जो हमारी टीमें होंगी उसको काफी हेल्प मिलेगी स्टेडियम के आमदो रफ्त में। तो ये पीसीबी की तरफ से एक अच्छा स्टेप लिया गया है, क्योंकि जितना हम सिक्योरिटी को लाइट ले रहे हैं उतना लाइट लेना नहीं चाहिए। इससे गुज़िश्ता जितने इवेंट्स हुए हैं उसमें तो यही नॉर्मली करते थे कि रोड्स को ब्लॉक कर देते थे, सिक्योरिटी जो अफवाज है उनको खड़ा करके गाड़ियों को, बसों को जो है ना इस तरह से स्टेडियम्स तक ले जाते थे। वैसा सब कुछ होगा, लेकिन अब काफी करीब हो गया है इस बिल्डिंग को खरीदने की वजह से, तो अब काफी आसानी से जो है टीमें आ जा सकेंगी। पीसीबी की नजरें सबसे पहले नेशनल स्टेडियम कराची पर होंगी। कैपेसिटी में भी बहुत ज्यादा है बनिस्बत पिंडी एंड कदाफी स्टेडियम लाहौर की। ऑलमोस्ट 35,000 कैपेसिटी है उसकी, और ये सिर्फ बिल्डिंग अभी खरीदी गई है। इसके बाद जो कदाफी स्टेडियम लाहौर में पीसीबी का हेडक्वार्टर्स है उसको भी, और एनसीए में जो हमारी म्यूजियम है क्रिकेट का, उसको भी चेंज करना है बाहर पब्लिकली अवेलेबल किसी प्लेस पे जाके इसको शिफ्ट किया जाएगा। यानी ये 2 बड़े काम भी रहते हैं स्टेडियम्स के साथ साथ, जो कि मोहसिन नकवी ने करना है। तो चले, कम से कम हमें एक ग्रीन सिग्नल मिल चुका है पीसीबी की तरफ से स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन को लेके। इसके साथ साथ जो न्यूजीलैंड की सीरीज आ रही है उसमें अभी जो न्यूजीलैंड अपनी टीम भेज रही है, C- ग्रेड वाली टीम भेज रही है। इस पर नजम सेठी ने कल एक्स पे ट्वीट किया था और तंजिया तौर पे कहा था कि ये न्यूजीलैंड पाकिस्तान में C- वाली टीम भेज रही है, यानी C- ग्रेड वाली टीम पाकिस्तान दौरा करने आ रही है। तो देखें, इस पर बात यह है कि जो न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड है उसको तो हम अब हैंडल नहीं कर सकते कि उन्हें कहें कि आप अपनी अच्छी वाली टीम बनाकर भेजिए। अगर इस तरह से करना होता तो फिर तो हम ही उनके हेड कोचेज और सिलेक्शन कमेटी वाले बन जाते हैं। तो इस तरह नहीं होता, आपको उनको हथौड़े से जवाब देना है, चाहे वो C- भेजे या D- भेजे। आपने बोर्ड पर सिर्फ 400 लगाना है 20 ओवर्स में, और वाकई में इसमें पाकिस्तान की इज्जत पर असर पड़ रहा है कि इस तरह से न्यूजीलैंड कम नजरों से पाकिस्तान को देख के अपनी 3rd क्लास टीम क्यों भिजवा रही है, यानी जो उसके अच्छे खिलाड़ी हैं वो क्यों नहीं भिजवा रहे। वो तो बस आपका उसके साथ कोई काम नहीं है, आप अपनी बैटिंग करें, अपनी टीम को स्ट्रांग करके ले जाएं, 400 लगाएं। कल को जाके न्यूजीलैंड कभी भी 3rd क्लास टीम बना के किसी मुल्क नहीं भेजेगी, क्योंकि भाई कल को अगर कोई बोर्ड इस तरह से हरकत करेगा दूसरे की इज्जत खराब करके, तो खुद भी अपने आप को रिस्क में डालेगा। कल को अगर 400 इसको पड़ा तो सारी टीमें इस पर हंसेगी कि न्यूजीलैंड भी ला कोई टीम है। खैर, जो बाबर आजम की कप्तानी को लेके टॉपिक है वो अभी भी इस वक्त सोशल मीडिया में चल रहा है। एक दूसरे को भाई जवाबी रिप्लाईज दे रहे हैं इंस्टाग्राम एंड ट्विटर के थ्रू। अभी बाबर आजम के वालिद ने एक पोस्ट डाला है कि बाबर आजम जब कप्तानी के लिए आ रहा था तब भी मुझसे परमिशन ली थी, और जब उसको हटाया गया था तब भी ली थी। तो इस तरह से फरमाबरदार बेटे जो है ना बहुत कम मिलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ शाहीन अफरीदी की स्टोरी अलग है, वो अब भी उदास है पीसीबी से। अभी अभी उसने रिसेंटली पोस्ट डाला है जिसमें कुछ इस तरह से मैसेज पहुंचाया जा रहा है कि जितना मैं सब्र कर रहा हूं, मैं एक बहुत अच्छा इंसान आप लोगों को मिला हूंगा, लेकिन जितना बुरा मैं हो सकता हूं वो फिर आप लोगों को पता भी नहीं है। तो इसलिए मैं जितना सब्र कर रहा हूं, मेरे सब्र का गलत फायदा मत उठाएं, मुझे इस तरह से प्रेशराइज ना करें कि कोई मैं
ऐसा काम कर लूं जो आपकी सोच में भी ना हो। तो इस तरह से वीडियो पोस्ट की गई है शाहीन अफरीदी की तरफ से। तो अब आप देखिए कि शाहीन अफरीदी कितना दुखी है, और वाकई में इतने कम टाइम के लिए कोई कप्तान बना के आपसे छीन ले कप्तानी, तो बहुत ज्यादा दुख पहुंचता है। ये सिर्फ जज्बात पे असर नहीं पड़ता कि शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाएंगे कि कुछ दिन के लिए वो नाराज होकर दोबारा से घुल मिल लेगा टीमों के साथ। ये बात होती है रिकॉर्ड पे, हिस्ट्री पे, उसकी हिस्ट्री में ये याद किया जाएगा कि शाहीन अफरीदी को इतने कम टाइम के लिए सिर्फ एक सीरीज के लिए अचानक कप्तान बनाया और फिर हटाया। तो इससे पहले भी मैंने आपको कहा था कि ऐसा ना हो शाहीन अफरीदी फिर रिटायरमेंट की बातें करने ना लग जाए, मोहम्मद आमिर का रूप जो है ना ऐसा ना हो वो धार ले। तो ये काफ़ी खतरनाक बात है। पीसीबी को जाके अच्छे से उसको मनाना चाहिए। ज्यादती पीसीबी ने की है शाहीन के साथ भी, और जो बाबर के साथ हुआ था वो भी सरासर गलत हुआ था। अभी मैंने सुना है कि 3 मैचें अगर बाबर ने जीत ली तो दुनिया के नंबर 1 कप्तान वो बन जाएंगे, लेकिन अगर इस तरह से शाहीन अफरीदी को एक सीरीज के लिए बना के हटाओगे तो उसका रिकॉर्ड भी गंदा हो रहा है, साथ साथ जज्बात के साथ भी खेला गया। अभी न्यूजीलैंड के साथ सीरीज में रेस्ट कराया जाएगा, शाहीन को कराना भी चाहिए यार। कब से हम देख रहे हैं इस बेचारे को, तो ये लगा हुआ है लगातार हर मैच खेल रहा है, और इसी वजह से उसकी थोड़ी सी स्विंग भी कम हो गई है। तो रेस्ट तो लाजमी बात है, फास्ट बॉलर्स को कराना चाहिए। तो स्क्वाड की अनाउंसमेंट की डेट भी आ चुकी है, मतलब अभी स्क्वाड सिलेक्शन कमेटी ने डिसाइड नहीं करना। 7 अप्रैल का टाइम दिया गया है और 8 अप्रैल को शायद ऐलान कर दे। तो स्क्वाड को लेकर आई थिंक कोई कंफ्यूजन नहीं है। हमारे टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर सारे आपको पता है कि मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, साइम अयूब, इसके साथ शादाब खान, इमाद वसीम, इफ्तिखार अहमद, और जो हमारे नीचे बॉलर्स हैं शाहीन के अलावा जो 3 हैं, मोहम्मद आमिर हो गया, और साथ साथ जो नसीम शाहीन, हो सकता है कि हारिस रऊफ को भी रेस्ट कराया जा रहा है, इस तरह से सुनने में आ रहा है। शाहीन एंड हारिस दोनों को रेस्ट कराया जा रहा है। इसके अलावा आपका वसीम जूनियर हो सकता है या कोई और डाल देंगे। तो इस तरह से स्क्वाड हमारे हो सकते हैं। सिर्फ 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि चेंज करा दिए जाएंगे, बाकी सबको पता है कि कौन प्लेयर्स होंगे स्क्वाड में। दूसरी तरफ काकुल में जो ट्रेनिंग कैंप है वो भी 8 अप्रैल को खत्म हो जाना है, तो उसके बाद सिलेक्शन कमेटी ने ऐलान कर देना है स्क्वाड का। भाई प्लेयर्स ने काफी मेहनत की है, साथ साथ अपनी मौज मस्तियां भी की हैं। अभी पिछले रोज टग ऑफ वॉर खेला गया है दोनों की तरफ से, जिसमें बाबर आजम और आजम खान को एक टीम में रखा गया था। ये तुम लोगों ने ज्यादती कर दी है। जो आजम खान है, मैं कहता हूं उसके बदले आपको 2 बंदे और देने चाहिए थे अपोजिशन को। तो आजम खान को भाई सबसे आखिर में बांध के ऐसे जोर लगाया गया है कि जाहिर बात है 102% इसी ने ही जीतना है। तो कुछ मौज मस्तियां चल रही है। दूसरी तरफ साइम अयूब अपने कंसल्टेंट को कंधों शंदों पे उठा के ले जा रहे हैं, इस तरह से कुछ हो रहा है, मैंने देखा है पोस्ट में। तो जो आपका कैंप है वो भी खत्म होगा 8 अप्रैल से, तो स्क्वाड की अनाउंसमेंट भी हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आपको याद हो, एहसानुल्लाह खान, ये बंदा यार कहीं पे गायब हुआ है। जब से मैंने सुना था उसकी एल्बो की इंजरी हुई थी, उसके बाद से नजर ही नहीं आ रहा, और ना ही पीसीबी उसको नजरों में ले रहा है। टीम से ऐसे आया जैसे हवा की तरह उड़ के चला गया है। तो भाई उस दिन एक्स में किसी आम बंदे ने इस पर ट्वीट की थी कि एहसानुल्लाह खान की जो एल्बो की इंजरी थी, इसकी ऑपरेशन भी गलत तरीके से हुई है, यानी इसकी जो जांच पड़ताल की गई थी एल्बो की वो भी गलत जगह की गई थी। तो ऑपरेशन भी सारा जो है उल्टा हो गया है, और अभी वो जाके बेचारा अपना जो स्वाद में आई थिंक कि उसकी एकेडमी है उसको मेंटेन करने पे लगा हुआ है। तो पीसीबी बिल्कुल खामोशी का इजहार कर रहा है इस पे। जो मुल्तान सुल्तान के ओनर है उसने कहा था कि एनसीए में हमने इसको रखा हुआ था, इसका रिहैब चल रहा था, और साथ साथ ये फैमिली के साथ फ्लैट में भी रह रहा था। तो जो फ्रेंचाइज है मुल्तान सुल्तान, वो सारा का सारा खर्चा इसके किचन का वो वही भर रहा था। 21 साल टैलेंटेड एहसानुल्लाह खान जो कि 150 प्लस में बॉल फेंकता था, तो इसकी तरफ पीसीबी को चाहिए कि वो उस पर थोड़ी सी नजरें डाल दे। शुक्र है कि पीसीबी ने एटलीस्ट इतना अलाउ किया कि हम इसको जाके भेज दें इंग्लैंड, वहां पे कई अच्छे डॉक्टरों से जाके इसकी जांच पड़ताल हो कि क्या मसला है इसके एल्बो में। एक तो ये बॉलर्स का जो ये 2 इश्यूज है ना काफी खतरनाक होते हैं, एक शोल्डर्स का एंड दूसरा एल्बो का, इस पे काफी पेन होता है इनको। लिहाजा पीसीबी से मेरी रिक्वेस्ट है कि एहसानुल्लाह खान की तरफ भी थोड़ा सा तवज्जो दे दें। जी तो व्यूअर्स, आज के लिए यही अपडेट्स हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर लें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।